हेलो एवरीवन। हमने अभी पानी पिया है। पानी पीने के बाद थोड़ी सैर करना ज़रूरी है। तो सैर करते हुए हम एडिटोरियल का एक वीडियो सुनेंगे और उसके बाद हमको क्वेश्चन फॉर्मेट में जनरल स्टडीज़ के इकोनॉमी सब्जेक्ट के नोट्स बनाने हैं। तो वो बनाते हैं पहले, फिर उसके बाद सैर करने चलेंगे। मैं कई बार ये सोचता हूँ कि मेरे डेली व्लॉग्स आप सब स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प कर सकते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि कोई सिंसियर स्टूडेंट यूट्यूब पर या तो अपनी पढ़ाई के रिलेटेड वीडियो देखेगा या ऐसा कोई वीडियो देखना पसंद करेगा जो उसको पढ़ाई में हेल्प करे या उसको एंटरटेन करे। मैं कोशिश करूँगा मेरे व्लॉग से आपको मैक्सिमम पढ़ाई के रिलेटेड हेल्प मिले। और बात रही एंटरटेन करने की, वो भी हो ही जाओगे जब मैं एक अच्छा दोस्त बन जाऊंगा आप सबका। मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं अपने इंडियन इकोनॉमी के जो नोट्स हैं वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बनाऊंगा। जैसे कि हमें यूपीएससी ने ये सिलेबस दिया है टॉपिक वाइज, ये पहला टॉपिक, ये दूसरा, ये तीसरा। तो इस तरीके से ये सभी के सभी टॉपिक हैं जिनको आप देख सकते हैं। अब ये पहले टॉपिक के ये कोरिस्पॉन्डिंग चैप्टर्स हैं जो बुक में दिए हुए हैं, मेरे को 1 बाय 1 पढ़ने हैं। तो पहला चैप्टर जब मैंने पढ़ा तो उसमें ये कुछ टॉपिक्स थे, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, जिसमें अलग अलग टॉपिक्स हैं। इंट्रोडक्शन दी हुई है इकोनॉमी की, फिर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ जॉब, ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, और फिर टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, फिर ट्रेडिशनल इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सभी के सभी क्वेश्चंस हैं हर एक टॉपिक के कोरिस्पॉन्डिंग। और ये जो साथ में आप देख रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी ने मेंस एग्जामिनेशन में पूछे हुए हैं। ये क्वेश्चंस हैं, आप सबके सब देख सकते हैं इस पहले चैप्टर से। ये जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, इसके पहले चैप्टर में ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो ये बुक के हर टॉपिक के कोरिस्पॉन्डिंग जो भी क्वेश्चंस बनते हैं ना यूपीएससी के लेवल के, मैंने उसके क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लिया है चैट जीपीटी से पूछ के। करंट इश्यूज़ को भी इंक्लूड किया है मैंने इन क्वेश्चंस में। अब 1 बाय 1 मैं इन क्वेश्चंस को आंसर करूंगा तो मेरे टॉपिक भी कंप्लीट होते चले जाएंगे और नोट्स भी कंप्लीट होते चले जाएंगे और साथ साथ में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होती चली जाएगी। तो इस प्रकार से जो नोट्स हैं देखो बहुत अच्छे बनेंगे। यहाँ पे इंट्रोडक्शन दी हुई है, इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है, इसकी ये इंट्रोडक्शन, फिर इसकी ये बॉडी है, बॉडी के बाद यहाँ पे लास्ट में कंक्लूजन भी है। बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के समेत मैं हर एक टॉपिक को अच्छे ढंग से नोट्स वाइज बनाता चला जाऊँगा। अब यहाँ पे नोट्स ज़रूर लेंदी बनेंगे, लेकिन क्वालिटी नोट्स बनेंगे जिनको फर्दर बाद में कंसाइज किया जा सकता है शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में। तो अगर किसी को आइडिया अच्छा लगे तो फॉलो कर सकता है। मैंने अभी एक आर्टिकल सुना था जिसमें हमारे जुडिशियल सिस्टम में हायर पोस्ट पे, जब हायर कोर्ट्स में या सुप्रीम कोर्ट में जजेस को अपॉइंट करना होता है ना, उसके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। मेरे को अभी पता चला ये। जैसे हमारे एग्जीक्यूटिव्स में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जब ऑफिसर्स को इलेक्ट करना होता है, उनके लिए एग्ज़ाम होता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में हायर पोस्ट पे एग्जीक्यूटिव की, इसके लिए यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। जैसे फॉरेस्ट सर्विसेज, फिर डिफेंस सर्विसेज, ऐसे ही जुडिशियल सर्विसेज के लिए भी एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं, लेकिन लोअर पोस्ट के लिए। जैसे मजिस्ट्रेट के लिए एग्ज़ाम हो जाता है, लोअर कोर्ट्स के लिए, सिविल कोर्ट्स के लिए। तो इनके लिए एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन हायर कोर्ट्स के लिए और सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किया जाता। उसके लिए अपॉइंटमेंट होती है जजेस की, जिनको एक्सपीरियंस है, और उनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, और सीनियर मोस्ट जजेस का एक कोलेजियम सिस्टम है, वो मिलकर अपॉइंट करता है कि भाई आप हायर कोर्ट में चले जाओ, आप सुप्रीम कोर्ट में आप जज बन गए। ऐसे तो हमारे एग्जीक्यूटिव में भी होता है। वैसे एग्जीक्यूटिव में मतलब कि लोअर पोस्ट के ऑफिसर्स को सिलेक्ट करने के लिए एग्ज़ाम तो कंडक्ट किए जाते हैं, लेकिन जैसे बड़ी बड़ी पोस्ट पे चीफ सिलेक्ट करना हो, जैसे एयरफोर्स का चीफ हो
या डिफेंस सर्विसेज का चीफ हो, या इसके अलावा हमारे यूपीएससी एग्ज़ाम में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में अगर चीफ चुनना हो, फॉरेस्ट सर्विसेज में अगर चीफ चुनना हो, जो टॉप मोस्ट लेवल की पोस्ट होती है, उसकी भी अपॉइंटमेंट होती है, उसके लिए कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किया जाता। और दरअसल है भी सही यार, उनकी उम्र इतनी ज़्यादा हो जाती है, 50 साल, वो उस एज में एग्ज़ाम थोड़ी देते फिरेंगे, तो उनकी तो अपॉइंटमेंट ही होती है, और वो अपॉइंटमेंट भी गवर्नर या प्रेसिडेंट की सलाह से ही होती है। प्रेसिडेंट जो बोलेगा या गवर्नर जो बोलेगा, उसके बेसिस पे ही ये अपॉइंटमेंट होती है। लेकिन सेम ऐसे लेजिस्लेचर में नहीं मैंने ऑब्जर्व किया। जैसे लेजिस्लेचर में होता है ना कि लेजिस्लेचर में सिर्फ इलेक्शन कमीशन जो है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वही इलेक्शंस कंडक्ट करवाती है लोअर लेवल पे, स्टेट लेवल पे और हायर लेवल पे। यानी कि अगर एमपीज चुनने हो, एमएलएज चुनने हो, या जो काउंसलर्स होते हैं उनको चुनना हो, तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस कंडक्ट करवाती है टाइम टाइम पर। उसके बेसिस पर मतलब कि हम लोग चुनते हैं, एक्चुअली में इलेक्शन कमीशन तो जस्ट इलेक्शन को कंडक्ट करवाती है, रेगुलेट करती है। हम वोट देते हैं, तब जाकर वो लेजिस्लेचर चुने जाते हैं। लेकिन जो ये प्रॉब्लम है ना अपॉइंटमेंट की जुडिशरी में, ये बार बार निकल कर आती है हमेशा से। जुडिशरी ये बोलती है कि प्रेसिडेंट को या गवर्नर को क्यों हम मतलब कि इतनी पावर दें कि वो चुनेगा सुप्रीम कोर्ट में या हायर कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हायर कोर्ट बड़े बड़े फैसले, बड़े बड़े केसेस को सोल्व करते हैं। और प्रेसिडेंट अगर बायस्ड होगा, अगर किसी गवर्नमेंट की तरफ अगर प्रेसिडेंट बायस्ड होगा, किसी पार्टी की तरफ अगर प्रेसिडेंट बायस्ड होगा, तो सिंपल सी बात है, वो बायसनेस क्रिएट करेगा ही। वो वही बंदों को जजेस के तौर पर चुनेगा जो उनके साइड के फैसले लेंगे, है ना। ये प्रॉब्लम तो है ही। लेकिन जुडिशरी ये बोलती है कि हमको इंडिपेंडेंटली वर्क करना है, तो हम भाई प्रेसिडेंट के ऊपर नहीं डिपेंड रहेंगे, हम अपना एक सिस्टम क्रिएट करेंगे, वो अपॉइंटमेंट करेगा जजेस की हायर कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। उनकी बात भी सही है, वो कुछ गलत थोड़ी बोल रहे हैं, वो भी तो सही बात ही बोल रहे हैं कि यार हमको इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करना है, तो हम नहीं कर पाते हैं ये। तो इस चीज़ को उन्होंने देखा है, उनके साथ प्रॉब्लम्स हुई हैं। प्रेसिडेंट उन बंदों को ही चुनता है जो उनके फेवर में फैसले ले, तो जुडिशरी टाइम टाइम पे ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। लेकिन सेम ऐसे अगर हम सब कुछ जुडिशरी पे ही छोड़ दें अपॉइंटमेंट का काम, तो भाई जुडिशरी भी तो फिर अपने ही लोगों को अपॉइंट करती है अपने फैमिली में। नेपोटिज्म का जो मतलब इल्ज़ाम लगता है जुडिशरी पे भी। तो भाई यहाँ पर ये प्रॉब्लम बहुत पेचीदा है, इसको ऐसे आसानी से सोल्व नहीं किया जा सकता। जब तक इंसान अंदर से स्पिरिचुअल नहीं होगा, जब तक इंसान अंदर से सच्चा नहीं होगा, तब तक ये प्रॉब्लम्स नहीं सोल्व हो सकती भाई, बहुत मुश्किल है। मॉर्निंग वॉक से वापस आकर मेरा सबसे पहला काम यही होता है कि एक बार डेली एडिटोरियल की पीडीएफ को अच्छे से इंग्लिश में रीड कर लूं, क्योंकि मैं चाहे जितना मर्जी अच्छे से चिंतन कर लूं करंट इश्यूज का जो डेली एडिटोरियल में आए होते हैं, मेरा पेन चलता ही नहीं है आंसर लिखते समय। इसलिए एक बार मुझे देखना होता है, समझना होता है कि कैसे कम शब्दों में अच्छे से अपनी बात कन्वे की जा सकती है। अब यार मैं आंसर राइटिंग करते हुए का वीडियो शूट नहीं कर पाया, उसके लिए मुझे माफ कर दो। यार आप सबने स्कूल या कॉलेज डेज में ऐसे बच्चे तो देखे ही होंगे जो पढ़ने में बहुत अच्छे हुआ करते थे, क्लास में हमेशा टॉप किया करते थे, लेकिन कभी अपने सीक्रेट्स शेयर नहीं करते थे। उनसे जब भी हम कुछ पूछते थे तो वो कोई ना कोई बहाना बना के बात को गोलमोल कर ही देते थे। मैं तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूं, क्योंकि मैंने खुद कभी टॉप नहीं किया। सही बताऊं तो हम सबको
सबको पहले से पता है अच्छा रैंक लाने के लिए हमको क्या करना है। हम बस कंसिस्टेंट नहीं है अपने डेली स्टडी शेड्यूल में। मुझे तो ऐसे लगता है कोई स्टूडेंट ऐसा होगा ही नहीं दुनिया में जिसको कंसिस्टेंट रहने में प्रॉब्लम ना हुई हो। बस कुछ बच्चे इस प्रॉब्लम में फंसे रह जाते हैं और कुछ इस प्रॉब्लम से टैकल करना सीख जाते हैं। मैं खुद इस प्रॉब्लम को अभी फेस कर रहा हूं। जब मेरे पास कुछ प्रैक्टिकल टिप्स होंगे आपको बताने लायक, तो पक्का आपसे शेयर करूंगा। अगर नहीं भी शेयर करूं तो वैसे भी आपको दिख ही जाएगा मेरे डेली व्लॉग्स में। चलो दोस्तों, इस व्लॉग को अब मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।